हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और यदि आप नेक्स्ट सीटैट एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज़ स्पेशली सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए बनाई गई है। और आज का ये जो सेशन है आपका डे 12 का सेशन है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ लॉज ऑफ मोशन यानी कि जो गति के नियम हैं यहाँ पे वो डिस्कस करूंगी, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इससे पहले जो जस्ट हम लोगों ने इससे डे 11 और डे 10 यहाँ पे किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ मोशन यानी कि गति चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए थे। यदि आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो जो सीटैट साइंस की क्लासेस मिलेंगी आपको वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैथ्स का सेशन आप लोगों का ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में यहाँ पे शेयर करती हूँ। और ये जो क्लासेस होती हैं ये सभी रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। इसी वजह से मैंने कमेंट सेक्शन में आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ ही साथ जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक यहाँ पे शेयर किया है, ताकि अगर आप क्लासेस के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लास के बाद यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद भी सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस यहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग मेरे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों का क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक का जो सीटैट ओरिएंटेड ये जो नोट्स हैं ये स्पेसिफिकली सीटैट के लिए बनाए गए। सीटैट स्पेसिफिक नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको ये पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मोशन चैप्टर का ही कंटिन्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं और आज का ये जो सेशन है ये हमारा लॉज ऑफ मोशन पे होने वाला है। और यहाँ पे आपके माइंड में ये सवाल होगा कि ये क्लास 9 का कंटेंट है, क्या आप सीटैट 6 to 8 के पेपर में भी यहाँ पे आपका ये कंटेंट आएगा? तो देखिए, एग्जाम का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये सभी चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर करके जानी है और बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लॉज की बात करें कि कितने यहाँ पे नियम होते हैं, तो अगर हम न्यूटन्स के नियम की बात करें तो ये जो आपके टोटल नियम होते हैं ये आपके टोटल 3 नियम हैं। इन तीनों नियम को हम यहाँ पे सीक्वेंस में और लिंक करते हुए यहाँ पे पढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए, पहला ये जो फर्स्ट नियम है ये क्या चीज़ आपका बताता है और इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट पता चलता है, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए, न्यूटन का पहला वाला नियम ये बोलता है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जो कि रुकी हुई है, जो चीज रेस्ट पे है, वो क्या रहेगी। जैसे नियम, पहला वाला नियम मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, विश्राम अवस्था में है, तो वो आपका रेस्ट पे ही रहेगी अगर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। यानी कि आपके घर के बाहर अगर कोई गाड़ी है तो देखिए, अगर उसे आप चलाओगे नहीं तो वो गाड़ी रुकी रहेगी। सुबह आप देखोगे तो भी गाड़ी वहीं पे मिलेगी, शाम को आप देखोगे तो भी गाड़ी वहीं पे मिलेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहती है और मोशन वाली चीज यानी कि जो चीज चल रही है, जो चीज आपकी गति में है, वे आपकी गति में ही रहेगी। ये गति में कब तक रहेगी? जब तक आप इसमें क्या ना लगाओ, जब तक आप इसमें कोई फोर्स ना लगाओ। यानी कि अगर आप इसमें ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये चीज आपकी मोशन में रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो पहला वाला नियम है ये क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, क्या ना लगाएं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यानी कि अगर कोई भी आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो रुकी हुई चीज आपकी कैसी रहेगी? वो आपका रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहती है। आर से मैंने क्या लिखा? रेस्ट। और यहाँ पे एम मतलब मोशन वाली चीज मोशन पे रहेगी। तो ये नियम आपका क्या चलता है? ये नियम आपका न्यूटन का पहला नियम है। अब आप कहेंगे कि ये जो नियम है ये कहाँ कहाँ पे लगता है? तो देखिए, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि अगर एक पेड़ है और उस पेड़ की कोई टहनी आप यहाँ पे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो देखिए, पेड़ जो था वो रेस्ट पे था और पेड़ में लगे हुए फल भी पहले विश्राम अवस्था में थे, और आपने टहनी को एकदम से हिलाना स्टार्ट किया तो जो फल है वो अभी भी विश्राम अवस्था में रहना चाहेंगे, रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेंगे। इसी वजह से वो नीचे ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, अगर आप एक कारपेट में से उसमें धूल को छटकाने की कोशिश करो, तो देखिए, कारपेट को अगर मैं किसी भी स्टिक से हिट करूंगी
जाएंगी। तो कारपेट अभी रेस्ट में था और यहाँ पे आपके जो धूल के कण हैं वो भी अभी रेस्ट पे थे। जब आपने कारपेट को मोशन में लाया तो जो डस्ट के पार्टिकल है वे रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे की तरफ फॉल हो जाएंगे। इसके अलावा बस के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर मान के चलिए कि एक बस है जो कि अभी स्टॉप रुकी हुई है और बस अगर सडनली चलने लग जाए तो हमारी बॉडी कहाँ चली जाती है, हमारी बॉडी एकदम से आगे की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ हमारी बॉडी एकदम से पीछे की तरफ जाती है। तो ये जो हमारी बॉडी बैकवर्ड जाती है, पीछे की तरफ जाती है, ये किसकी वजह से जाती है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा कि आप अभी उस बस के अंदर बैठे हुए हैं और वो बस भी अभी रुकी हुई है। तो एकदम से अगर बस चलने लग जाएगी तो आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगी, तो आपकी बॉडी क्या होगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। और एक चलती हुई गाड़ी जो है अगर वो एकदम से रुक जाए तो आपकी बॉडी आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बस चल रही थी, आप भी उस समय चल रहे थे, तो बस एकदम से रुकी तो आपकी बॉडी को लगेगा कि अभी भी हमें मोशन में रहना है, तो हम आगे की तरफ रहेंगे। ये जितने भी नियम है, जैसे पेड़ वाला नियम हो गया, कारपेट वाला नियम हो गया, बस चलती हुई बस और रुकी हुई बस का जो हम लोगों को जो धक्के लगते हैं वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, पहले वाले नियम के अंदर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे साइंस के अंदर होता क्या है कि हम सभी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। मैं इतना उम्मीद करूंगी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पेपर 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं आपको रटने नहीं है, इन नियम को आपको अपने माइंड में ना छाप लेने हैं कि इन नियम के अंदर क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। अब ये जो दूसरा वाला नियम है, सेकंड वाला नियम है, वो किस लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया? अब यहाँ पे पहले वाले नियम में बोला गया कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब ऐसा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन तो यही उठ सकता है कि फोर्स लगेगा तो वो फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले नियम में अगर ये बोला गया कि अगर बल नहीं लगता है, अगर ये जो बल है वे नहीं लग रहा है, तब जाके ये कंडीशन होगी। पर अगर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो कितना लगेगा और कैसे लगेगा? तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर सेकंड नियम यहाँ पे बनाया गया और इस नियम की एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि मैं आप लोगों को करा रही हूँ। और इसके डेरिवेशन को करना क्यों जरूरी है, यहाँ से आपके एग्जामिनर ने सीटैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके डेरिवेशन को छोटा सा मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। एक्चुअली ये जो फोर्स लगता है वे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि हमारी बॉडी का मोमेंटम किस तरीके से चेंज होगा। अब ये मोमेंटम क्या है, इसका सिंबल होता है P। और मोमेंटम का ये जो मोमेंटम है यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रही हूँ, ये जो P है इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू m/v, यानी कि हमारा मास और हमारे शरीर का जो यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि वेग की बात कर रहे हैं। वेग और ये हमारे शरीर का क्या है, ये आपका मास है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है मोमेंटम। तो अगर मैं इसे डिराइव करूं तो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, यानी कि dp/dt। ये डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको लग रहा होगा कि हम पता नहीं क्या ये चीज़ देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका यहाँ पे ये मोमेंटम है ये किसके बराबर है? मास इंटू वेलोसिटी के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे m/v/dt इस तरीके से लिख सकती हूँ। आई होप यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास जो है वो कांस्टेंट है। अगर मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो मैं मास को बाहर लेके आ सकती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा dv/dt। dv/dt क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने ये परिभाषा किसकी बताई थी? ये परिभाषा बताई थी एक्सलरेशन की। हमने इससे पहले मोशन चैप्टर ही किया है। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/a। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे 1 के बराबर होता है, इसलिए मास का फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m/a। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहेगी, मोशन वाली चीज मोशन पे रहेगी। पर यदि अगर फोर्स लगता है तो फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक तो सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन का थर्ड नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम ये बोलता है
कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, यानी कि ये वाला नियम पे तो कई सारे मीम्स वगैरह भी बने हैं कि कोई भी आप एक्शन करते हो तो उसका आपको रिएक्शन जरूर मिलेगा। अगर मैं एक बॉल को पकड़ती हूँ और उसे मैं दीवार पे मारती हूँ तो वो बॉल मेरे पास दोबारा आएगी। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आप फोर्स अगर लगाओगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आपके इक्वल और अपोजिट फोर्स के यहाँ पे बराबर होगा। जैसे कि रॉकेट जब लॉन्च होता है तब आपने देखा होगा रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च होने से पहले नीचे से आग निकलती है। तो सिंपल सी बात है, वो जो आग निकल रही है वो उसे फोर्स दे रही है ताकि वो ऊपर की तरफ चले जाए। तो यहाँ पे आपका न्यूटन का तीसरा नियम लगता है कि हर एक्शन का, यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो कि हर एक्शन का क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। आप किसी भी तरीके का एक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आपका ये एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाए, इनफैक्ट साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो ये आपका एक्शन है और रिएक्शन क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपका जैसे एक्शन रहेगा वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो मैं आपको प्रीवियस डे में भी शो करूंगी। देखिए, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनर ने अभी क्वेश्चन नहीं पूछे, बट आने वाले टाइम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप पिक करना स्टार्ट कर दिया है। आप ये देखिए कि अगर किसी टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो वो टॉपिक रिपीट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्वेश्चन रिपीट होगा, बट टॉपिक डेफिनेटली यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से था, क्वेश्चन आप लोगों का ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल्स टू M इंटू ए, यहाँ से, सॉरी क्वेश्चन यहाँ से नहीं था, क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से था, मोमेंटम वाले फॉर्मूले से था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस रिलेशन को आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आप लोगों से पूछूंगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हर कोई यहाँ पे बता पाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है अगर हम पूछें तो देखिए, एनर्जी का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलग से, बट आप कहेंगे ये एकदम से कहाँ से आ गया। आपके एग्जामिनर ने ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो मोमेंटम है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया था। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रही हूँ ताकि, क्योंकि मोमेंटम हमने पढ़ा है तो मोमेंटम को हम यहाँ पे लिंक कर सकें। तो देखिए, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी वो होती है ऐसी ऊर्जा जो कि गति की वजह से आती है। तो ये ऐसा आपकी एनर्जी है जो किस वजह से आती है, मोशन की वजह से, गति की वजह से। जहां पर भी चीजें मोशन में होंगी वहां पर आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी की मैं अगर बात करूं, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कैसे लिंक करता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले में देखूं तो mv मुझे मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा mv, और यहाँ पर भी मुझे mv मिल रहा है। बट एक चीज आप देखिए, मैथ्स में क्या होता है कि हमें चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। यहाँ पर v का हो रहा है स्क्वायर और यहाँ पे m का स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगले स्टेप में मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या करूंगी, एक m मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक m डिवाइड कर दूंगी। क्या किया कि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि v का तो स्क्वायर आप हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो मैंने मास का यहाँ पे स्क्वायर किया तो मास मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2m, और ये जो m इंटू वी क्या होता है, m इंटू वी होता है p, यानी कि मोमेंटम। तो ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये क्वेश्चन आप लोगों का शायद अभी जनवरी के पेपर में, जो अभी 2024 में जनवरी में पेपर हुआ था, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और आई होप मैं ये जो मोशन चैप्टर के जो लॉज हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। अब कुछ जैसे कि मैंने कहा, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन नहीं आए, बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और हाँ, जब मैं मोशन चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रही थी, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। बेसिकली हमारे पास दो डिवाइस होते हैं। कौन कौन से डिवाइस होते हैं, एक होता है यहाँ पे ऑडोमीटर, ये वहीं पे नोट कर लीजिएगा, और एक होता है आपका स्पीडोमीटर। अगर आपसे आपके एग्जामिनर पूछें कि इनका काम क्या है, तो स्पीडोमीटर में स्पीड वर्ड आपको दिख रहा है, तो ये क्या करता है, ये आपकी स्पीड को बताने का काम करता है।
और गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है ये आपके डिस्टेंस को बताने का काम करता है, यानी कि आपने कितनी दूरी जो है वो आपने तय कर ली है। आई होप इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इनफैक्ट आज के सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि ये सेशन अच्छे तरीके से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने, इसमें बोल रखा है, यदि एक पिंड का रेखीय संवेग यानी कि एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम अगर आपको p दे रखा है और द्रव्यमान जो है, मास जो है, वो आपको m दे रखा है, तो इसकी हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बतानी है। और ये अभी मैंने आप लोगों के साथ डिराइव करके भी दिखाया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको इनके फॉर्मूले पता है तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे m×v। सबसे पहले आपको इनके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो देखना होगा। अगर आप रिलेशन देखें तो जो मोमेंटम है वो है m×v, और काइनेटिक एनर्जी में भी mv आ रहा है। पर आप एक चीज़ गौर करिएगा, मास 1 है और वेलोसिटी 2 है। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में हम एक स्टेप यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम मास से यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं और मास से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी पहले से ही स्क्वायर में है। तो यहाँ पे 1/2m को आप इस तरीके से रखोगे। और m×v क्या होता है? m×v होता है p, मतलब मोमेंटम। और यहाँ पे m का स्क्वायर और v का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि आप p का भी स्क्वायर कर दोगे। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो? p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? p²/2m। और ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट 2024 में, जब जनवरी में CTET का पेपर हुआ था, तब हमसे पूछा गया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हम लोगों से एक जो आपका फ्रिक्शन चैप्टर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बट फ्रिक्शन और फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप न्यूटन्स के लॉ से इसे जोड़ते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान जो है, इसका मास जो है, वे आपको कितना दे रखा है? वे आपको यहाँ पे 200 kg दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है एक इम्पॉर्टेंट लाइन कि ये आपका स्लाइड कर रही है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस पे। अब देखिए, सबसे पहले तो घर्षण रहित सतह की यहाँ पे बात की गई है। अगर कभी भी फ्रिक्शन लेस वर्ड लिखा हो, फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या है कि कोई, जैसे ये आगे जा रही है तो कोई भी फोर्स इसे पीछे से नहीं खींच रही है, यानी कि ये जो पीछे से खींचने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वे आपका 0 है। अगर कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं और आप चल रहे हो तो आप चलते जाओगे और रुकेगे नहीं। और ये आपका न्यूटन्स का पहला वाला नियम था। मैंने अभी आप लोगों के साथ न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो वो आपकी रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो आपकी मोशन में रहेगी। कब तक? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी कि कोई बल आपको खींच रहा ना हो। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि ये जो बॉडी है ये आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस पर मूव कर रही है, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे नियमित वेग से। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर आपको फोर्स देखना है कि कितना फोर्स आपको चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए, तो आपको कोई फोर्स चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो अगर आप उसे पीछे से खींच नहीं रहे, अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे उसको रोकने के लिए, तो वो चल रही है तो वो चीज़ चलते रहेगी, और अगर वो चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। सिंपल सी बात है कि आपको कोई फोर्स नहीं लगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0 न्यूटन, यानी कि 0 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें आप एक्शन रिएक्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा आता है।
तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर एक बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक टेबल हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो देखिए उसमें कौन सा बल लगेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बुक जो है टेबल में रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है तो उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हो रहा है कि ग्रेविटी इसे खींचने की कोशिश करेगी और इसके अपोजिट इसका क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक एक्शन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन, तो यहाँ इस वजह से, और एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो बुक है अपनी जगह पे स्टेबल है। तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स यानी कि दोनों तरफ के जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर ही लिए थे। एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि एक कार जो है फर्स्ट हाफ जर्नी जो है वो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सेकेंड हाफ जर्नी जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया था, औसत चाल का जब मैंने डिस्कस किया, और इसका फॉर्मूला होगा 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए एग्जामिनर कई बारी इससे आपका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं और एक या दो बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको यहाँ पे तैयार करना। आई होप आज का ये शॉर्ट सेशन आपको यहाँ पे पसंद आया होगा और न्यूटन्स के जो लॉ हैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।